बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में 3 जून प्लान के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि हमारा पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। और इसको मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था लॉर्ड क्लेमेंट एटले। तो उनसे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। उन्होंने उस वक़्त सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी। ये प्राइम मिनिस्टर थे इनके इस वक़्त के। इन्होंने स्टेटमेंट एक दी थी 20 फरवरी 1947 में, यानी कि 20 फरवरी 1947 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो पावर है वो हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जून 1948 में। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। और वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ क्या है। वो स्टेटमेंट ये थी कि हिज मैजेस्टिक गवर्नमेंट wishes to make it clear that it is their intention to take necessary steps to effect the transfer of power to responsible Indian hands by a date not later than June 1948. If an agreed constitution is not worked out by a fully representative assembly by that date, the government would have to consider to whom the power of the central government in India would be handed over on due date. इसका मतलब ये है कि जो उस वक़्त का लॉर्ड था, यह मैजेस्टिक इनकी गवर्नमेंट थी, उसमें यह था कि शहनशाह बरतानिया की हुकूमत अपना ये इरादा वाज़े कर देना चाहती है कि जून 1948 तक ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी हाथों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देगी। अगर उस तारीख़ तक नुमाइंदा असम्बली ने कोई कंसेंसस आइन मुरतब नहीं किया तो गवर्नमेंट को ये फ़ैसला, हुकूमत को ये फ़ैसला करना होगा कि वो मुकर्रर तारीख़ तक मरकज़ी हुकूमत का इख्तियार किसको मुंतकिल करेगी। ये लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने उस वक़्त स्टेटमेंट दी थी। तो फिर यहीं से काम आगे चला था। वो हम डिस्कस करते हैं अगला क्या है। अगली चीज़ ये है कि हम 3 जून के प्लान को 3 जून का प्लान क्यों कहते हैं 3 जून, वाई 3 जून प्लान कॉल 3 जून प्लान। ये जो 3 जून का प्लान है, ये 3 जून का प्लान क्यों कहलाया, 3 जून का मंसूबा, 3 जून का मंसूबा जो है वो क्यों कहलाता है ये मंसूबा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नेम है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस वक़्त के जो लास्ट वाइसराय थे, उनका नाम था जी लॉर्ड माउंटबेटन। इस शख्सियत ने जो पावर अज्यूम की थी ऑफिस के अंदर, वो 22 मार्च 1947 में इसने पावर अज्यूम की थी, यानी कि आखिरी वाइसराय था। और इसने इक़्तिदार कब संभाला था? इसने 22 मार्च 1947 में इक़्तिदार संभाला था दिल्ली आकर। अच्छा, जब ये दिल्ली वापस आया, क्योंकि वो 20 फरवरी 1947 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि जून 1948 तक इक़्तिदार जो है वो बरसगीर के लोगों को मुंतकिल कर दिया जाएगा, वहाँ की पार्टीज़ को। तो इसने जब 22 मार्च 1947 को इक़्तिदार संभाला तो इसने फ़ौरन आते ही एक शख्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसका नाम था वीपी मेनन। ठीक है जी। वीपी मेनन का काम ये था कि ये बाउंड्री या डिवीज़न का प्लान तैयार करे। तो इसने फ़ौरन जो है वो, इस शख्स ने, वीपी मेनन ने जो है वो फ़ौरी तौर पर इस शख्स ने जो है वो प्लान तरतीब दिया। प्लान तरतीब देने के बाद जो इसको कांग्रेस के पास भेजा गया, जो उस वक़्त कांग्रेस थी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके पास भेजा गया। उन्होंने इसको मंजूर कर लिया, यानी कि उनको वो डिवीज़न पसंद आ गई। तो लॉर्ड ने दोबारा, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको इंग्लिस्तान भेज दिया वहाँ से मंजूर करवाने के लिए। अच्छा, अब जब वहाँ से मंजूर करवाने के लिए इसको उन्होंने भेजा तो वहाँ से कुछ न्यू अमेंडमेंट्स होकर आई। अब वो न्यू अमेंडमेंट्स क्या थी, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि वो न्यू अमेंडमेंट्स क्या थी। वो अमेंडमेंट्स ये थी कि जो हमारे कुछ इलाके थे उनके ऊपर जो है चेंजिंग करना चाह रहे थे। जब वो चेंजिंग होकर वहाँ से वापस आई थी तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, ये जवाहरलाल नेहरू इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कॉम्पिटेंट आदमी थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है, इनको जो है वो डिवीज़न पसंद नहीं आई, क्योंकि ये वेरी क्लोज था लॉर्ड माउंटबेटन के, बहुत ज़्यादा ये शख्स क्लोज था। तो इसको ये डिवीज़न पसंद नहीं आई। इसने जो है वो इसको दोबारा करने के लिए कहा। तो अब इसको दोबारा रिवाइज़ करने के लिए या इनकी मर्ज़ी के मुताबिक डिवीज़न करने के लिए दोबारा जो है वो
भेजा गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो दोबारा इंग्लिस्तान गया और फिर ये वापस कब आया, ये वापस आया जी 31 मई को। 31 मई 1947 में ये शख्स वापस आया। वापस आकर इसने अगला महीना, मई से अगला महीना होता है जून का, इसने 2 जून को, एक दिन छोड़कर 2 जून को इसने जो है ना वो जो प्लान वहाँ से एक्सेप्ट होकर आया था, ये जो करवा कर लाया था और वहाँ से मंजूरी लेकर आया था, इसने वो प्लान जो है तमाम जो उस वक़्त के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लीडर्स थे उनके सामने पेश किया। वो प्लान इसने जो है वो 2 जून को पेश किया था। तो सब ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, कायदे आज़म ने भी उसकी एक्सेप्टेंस दे दी और उसके बाद कांग्रेस ने भी उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। तो फिर ये 3 जून को प्लान ये एक्सेप्ट हो गया था। तो ये 3 जून को ये प्लान एक्सेप्ट हो गया। तो इसी वजह से इसका नाम 3 जून का प्लान कहलाया है। तो ये 31 मई को वापस आया था, 2 जून को ये सब ने इसकी मंजूरी दे दी थी, कॉन्सेंट दे दी थी और 3 को ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया था। तो इस वजह से इसको 3 जून का प्लान कहते हैं या 3rd जून ऑफ प्लान कहते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है कि जो प्लान था उसमें डिवीज़न क्या थी, इसकी मैं प्रीवियस बात कर चुका हूँ। ये जो प्लान था 3 जून का, इसकी डिवीज़न क्या थी हमें वो देखनी है। वो डिवीज़न ये थी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको 2 स्टेट्स में तब्दील कर दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि पंजाब को और बंगाल को भी तकसीम किया जाएगा। अगर उनकी लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ तकसीम होना चाहें तो इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन भी बना दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा मौजूदा KPK है उस वक्त सूबा सरहद होता था और सहलट के अंदर प्लेबिस्काइट करवाई जाएगी या रेफरेंडम करवाया जाएगा। उसके बाद ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सेल्फ डिसीजन ले सकती हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना है। उसके बाद जो नॉन मुस्लिम प्रोविंसेस थे वो ज़ाहिरी सी बात है उनके अंदर नॉन मुस्लिम के पास उधर मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने इंडिया के साथ शामिल होना था। उसमें आसाम था, यूपी था, CP, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, ये ममालिक कहते ये प्रोविंसेस शामिल थे उसमें नॉन मुस्लिम में। उसके बाद सिंध असम्बली अगर चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है, हिंदुस्तान में भी शामिल हो सकती है, इनकी लेजिस्लेटिव असम्बली चाहे तो। उसके बाद फिर बलूचिस्तान की जो शाही जरगा है ये भी चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, ये चाहे तो नहीं हो सकते पाकिस्तान में शामिल। ये रॉयल जरगा इसका करेगा। और इसके अलावा भी बल्कि जो बलूचिस्तान का रॉयल जरगा है और वहाँ की क्वेटा की जो म्यूनसिपल कमेटी के जो मेंबर्स थे वो इसमें शामिल होंगे इस डिसीजन के अंदर। उसके बाद जो है वो ट्राइबल एरियाज़ का जो फ़ैसला था फॉलोइंग यानी कि बाद अज़ा किए जाएंगे। उसके बाद जो फेडरल लेजिस्लेटिव एजेंसीज़ हैं, असम्बलियाँ हैं, उनको डिवीज़न कर दिया जाएगा। जो कानून साज असम्बली, वफाकी कानून साज असम्बलियाँ हैं उस वक़्त जो एक ही थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान और इंडिया की अलग-अलग लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ बन जाएँ। और उसके बाद एक और पॉइंट है कि पावर जो है वो 15 अगस्त तक कम्प्लीटली हिंदुस्तान के हवाले कर दी जाएगी और यहाँ से जो है वो बरतानिया का राज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी या इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे हुई। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हुई थी कि सबसे पहले पंजाब कैसे पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो पंजाब असम्बली के जो मेंबर्स थे उनमें से 91 यानी कि लोगों ने 91 वोट दिए। 91 वोट्स ने ये फ़ैसला किया कि वो पंजाब में शामिल होंगे। इसी तरह ही फिर बंगाल में था, बंगाल में कुछ लोगों ने 90 वोट दिए मुखालिफिन ने और कुछ ने 120 दिए, तो 120 मेजॉरिटी में थे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। इसी तरह सिंध असम्बली में एक पार्टी ने यानी कि मुखालिफिन ने 20 वोट दिए और जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे उन्होंने 30 वोट दिए और इससे वो जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया सिंध। फिर उसके बाद बलूचिस्तान आ जाता है। बलूचिस्तान के जिरगा और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के अरकान ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला कर दिया। बलूचिस्तान के बारे में एक और भी बात है जो ख़ान और कल्लात के बारे में बताई जाती है। वो ये कहा जाता है कि जिस वक़्त पाकिस्तान बन रहा था
तो इसके बारे में ये बात मैंने सुनी है बेशतर लोगों से कि जब पाकिस्तान बन रहा था और बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने की बात आई, तो जो उनका उस वक़्त का लीडर था, हेड ऑफ़ स्टेट था बलूचिस्तान का, जिसकी हाँ और ना से पाकिस्तान में शामिल होना था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसको ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे नाम पर एक रियासत बन रही है, आप उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें। तो ये बलूचिस्तान जो है वो तब पाकिस्तान में शामिल हुआ था। उसके बाद फिर NWFP आ जाता है। NWFP में यानी कि सूबा सरहद में रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें 2,99,244 अफराद ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया, जबकि इसके मुखालफिन कितने थे? 2,874 लोग थे। उसके बाद फिर सैहलट किया जाता है। सैहलट के 24 लाख अवाम ने यानी कि 24 लाख पीपल्स, तो ये 2.4 मिलियन पीपल बनते हैं इंग्लिश में, इन्होंने फ़ैसला किया कि ये पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो फिर 20 जुलाई 1947 को 20 जुलाई 1947 को पाकिस्तान भारत में अलग अलग सूबाई हुकूमतें यानी कि प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट्स बना दी गई थी। अब उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ये रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड से पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था वहाँ का, उन्होंने इसकी जुलाई में मंजूरी दे दी कि पाकिस्तान जो है वो बन जाए, 1947 में बनेगा। जबकि मैं प्रीवियस में आपको बता कर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक, लेकिन फिर जब ये वापस आए इन्होंने जल्दी जल्दी इसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो फिर ये इसको चेंज करके उन्होंने, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, उन्होंने जून 1947 में इसकी एसेंट्स दे दी, रजामंदी ज़ाहिर कर दी या कॉन्सेंट्स की। उसके बाद फिर जो इनकी शाही वो थी यानी कि किंगशिप थी, किंगशिप ने इसको 18 जुलाई को मंजूरी दे दी कि हाँ जी अब ये बना ले। तो फिर 20 जुलाई को अलग-अलग सूबाई गवर्नमेंट बना दी गई हैं, इंटरिम गवर्नमेंट दोनों मुल्कों में, यानी कि उस वक्त डिवाइड नहीं हुए थे, लेकिन यह है कि अलग-अलग अपना काम शुरू कर दिए थे, अपनी अपनी लेजिस्लेशन शुरू कर दी थी। अब कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सर साइरल रेडक्लिफ के बारे में है। सर साइरल रेडक्लिफ जो है ये एक कॉम्पिटेंट लॉयर थे, उस वक़्त के ये वकील थे। तो ये वहाँ पर इनको सर साइरल रेडक्लिफ को लॉर्ड माउंटबेटन लेके आया था बाउंड्री की कमीशन के लिए, क्योंकि जब पंजाब और बंगाल की डिवीज़न हो रही थी तो उसकी डिवीज़न के अंदर इस शख्स को चेयरमैन बनाया गया था। क्योंकि मैं पहले पीछे बता कर आ रहा हूँ कि जिस वक्त पंजाब को और बंगाल को सेपरेट करना था दोनों को, तो उस सेपरेट करने के लिए 4 अरकान होंगे और उसके ऊपर एक चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन ये शख्स होगा। अब इसका बाउंड्री कमीशन में क्या रोल होगा? तो जब पंजाब का डिवीज़न करनी थी तो पंजाब की तरफ से दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की तरफ से होंगे बाउंड्री कमीशंस में लगवाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट MCQs है ये वाला, ये दोनों ये पूछे जाते हैं अक्सर MCQs में। कॉम्पिटेंट जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम आते हैं ना, वो 17वें ग्रेड का हो गया, 16वें ग्रेड का हो गया, PPSC FPSC के लिए, ये वहाँ पर ये MCQs पूछे जाते हैं। फिर हिंदुस्तान की तरफ से तेजा सिंह थे और महाजन थे। अच्छा जी, उसके बाद बंगाल की तरफ से SA रहमान थे और अबू साले मोहम्मद अकरम थे पाकिस्तान की तरफ से, और फिर CC बिस्वास एंड BK मुखर्जी हिंदुस्तान की तरफ से थे। और उसके बाद सर साइरल रेडक्लिफ ने जो मक्कारी की थी वो क्या थी? इन्होंने पंजाब के बहुत सारे एरिया कट कर दिए, इसमें से गुरदासपुर था, पटियाला था, फ़िरोज़पुर था। और बंगाल के जो एरिया कट किए थे वो मुर्शिदाबाद था और नादिया था, ये ज़िले थे। और बहरहाल उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के एक नक्शे पर बनाया, वजूद में लाया। ये अल्लाह की तरफ से रहमत है ये स्टेट एक। और वैसे भी मैंने बहुत सारी काफ़ी स्टेट्स को स्टडी किया है, विज़िट कह दिया, स्टडी किया है मैंने। तो पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से जो है वो एक स्पेशल स्टेट है। मैं यूगोस्लाविया का पढ़ रहा था, उन्होंने यूगोस्लाविया की इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही थी, उन्होंने एक सिंपल छोटे से लॉन से उस मुल्क को ट्रैप किया और उसके 6 टुकड़े करके रख दिए उन्होंने। तो यहाँ पर तो कितने अरसे से जो है ना वो इसको खाने वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत है। लेकिन जो शख्स इसके साथ बददियानती करेगा वो दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी भुगतेगा। दिस इज़ स्पेशल कंट्री। और यहाँ पर कायदे आज़म के बारे में भी ये बात कही जाती है। तो जिस वक़्त
कायद-ए-आज़म का जनाज़ा पढ़ाने की बात हो रही थी, तो अल्लामा शब्बीर उस्मानी ने कहा मैं नहीं इसको जनाज़ा पढ़ाऊँगा। तो उसी रात कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म कह दिया इसको, अल्लामा शब्बीर उस्मानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस शख्स को कोई कुछ मत कहे, ये मेरा मुजाहिद है। ये उनके ऑन द रिकॉर्ड वर्ड्स हैं ये अल्लामा शब्बीर उस्मानी के। तो पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो उसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का रकबा था उस वक़्त टोटल रकबा तो वो 9,46,740 स्क्वायर किलोमीटर था। तो बाद में फिर हमारे से मशरक़ी पाकिस्तान सेपरेट हो गया और उसमें से हमारा 1,42,797 स्क्वायर किलोमीटर रकबा हमारा चले गया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फ़र्स्ट गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली ख़ान को फ़र्स्ट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और MCQs आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट जो असम्बली थी उसके प्रेसिडेंट जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ये जिन्ना हैं, कायद साहब हैं उसके। तो वो अक्सर लोग उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन जो करेक्ट है उसके फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे जो पाकिस्तान की असम्बली के, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। सो लेक्चर इख्तिताम हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।